Welcome to P. Agarwal Editorials. Today, the first topic that we are going to discuss is the Testa Dam and the long shadow of climate change. तो बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है कि अक्टूबर 4, 2023 में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जब हुआ साउथ लोनाक लेक से, तो उसने टेस्टा 3 डैम जो सिक्किम में है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके कारण ऑलमोस्ट 100 लोग मर गए और 80,000 से ज़्यादा भी इफेक्टेड थे 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर जो फ्लड ने डेब्रिस कैरी किया डैम से, उसने और ज़्यादा डैमेज क्रिएट किया। तो कॉजेज ऑफ डिजास्टर अब क्या क्या थे? तो जो रॉक डेब्रिस था वो या फिर मोरेन वो कोलैप्स कर गया लेक के लेक के फ्लैंक पे, जिसके कारण रॉक्स जो थी वो धीरे धीरे लेक में गिरने लगी और उन्होंने एक मैसिव रिपल क्रिएट कर दिया। जो लेक का आउटलेट था वो फेल कर गया, रिलीजिंग 50 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर इनटू द वैली। फिर जो फ्लड्स हैं उन्होंने लैंडस्लाइड्स ट्रिगर कर दी 30 टू 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। फिर ये जो मरीन है वो अभी भी अनस्टेबल था, मीनिंग कि सिमिलर डिजास्टर्स दोबारा हो सकते हैं। लिंक टू क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज के साथ क्या इसका लेना देना था कि ग्लोबल वार्मिंग और जो सूट इंडस्ट्रियल एरिया से बनता है उसने ग्लेशियर मेल्ट को एक्सेलरेट किया। जैसे ही ग्लेशियर्स श्रिंक करे उन्होंने ज़्यादा फास्टर मेल्ट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण न्यू और एक्सपैंडिंग ग्लेशियर लेक्स बनती गई, एक्सपैंड करती गई ग्लेशियर लेक्स। फिर 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाय सेंट्रल वाटर ऑफ कमीशन ने क्या देखा कि जो नंबर ऑफ ग्लेशियर लेक्स हैं हिमालय में वो 10.8% से बढ़ गई हैं बिटवीन 2011 एंड 2024। जो उनका टोटल सरफेस एरिया इट ग्रू बाय 33.7% इन द सेम पीरियड। फिर ग्लेशियल रिट्रीट जो था उसने डिस्टेबलाइज किया लैंड, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। देन डिसीजन टू रीबिल्ड टेस्टा 3, तो फिर गवर्नमेंट ने कमेटी बिठाई थी, उन्होंने रेकमेंड किया कि जो डैम है वो दोबारा बनना चाहिए। उन्होंने आर्ग्यूमेंट करा कि सक्सेसफुल और कमर्शियली वाइबल था जो टेस्टा 3 डैम था बिफोर द डिजास्टर, और उसकी पावर जनरेटिंग जो इक्विपमेंट थे उसने फ्लड्स को भी सरवाइव कर गए थे वो फ्लड को भी। The new dam Testa 3 2.0 will have concrete only construction, मतलब कि कंक्रीट प्लस रॉक्स नहीं, सिर्फ कंक्रीट ओनली कंस्ट्रक्शन होगा। spillway 3 times larger to manage flood waters, then early warning system for floods, and a design based on a worst case scenario predicted by IMD, which is India Meteorological Department. Then concerns about rebuilding the dam, तो एक्सपर्ट्स और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो हैं वो लार्ज डैम्स को बनाने के लिए अपोज करते हैं इन हिमालय। क्यों? क्योंकि उससे अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स के रिस्क बढ़ जाते हैं, लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जिनमें कि करप्शन और पुअर टेक्नो इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बात होती है। क्लाइमेट चेंज मेक्स डिजास्टर्स मोर अनप्रिडिक्टेबल, मीनिंग दैट तो अब जो क्लाइमेट चेंज है उससे डिजास्टर्स और भी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। जो करंट फ्लड मॉडल्स हैं वो हो सकता है कि उतने एक्यूरेटली प्रिडिक्ट ना कर पाए फ्यूचर रिस्क। फिर 2023 का जो GLOF था वो हैवी रेन के कारण नहीं था, डिस्पाइट अर्ली assumptions। तो रेनफॉल बेस्ड जो डैम डिजाइन हैं वो हो सकता है बाकी के क्रिटिकल फैक्टर्स जैसे कि लैंडस्लाइड या सेडिमेंट इन्वॉल्वमेंट को मिस कर जाएं। साइंटिफिक स्टडी ऑन द 2023 फ्लड, तो जनवरी 30, 2025 को इंटरनेशनल स्टडी जिसमें कि IIT भुवनेश्वर, IISc बेंगलोर, ITBP और सिक्किम गवर्नमेंट ने क्या देखा कि जो करंट GLOF मॉडल्स हैं वो फुली अकाउंट नहीं करते इरोजन एंड सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट, लैंडस्लाइड्स ट्रिगर्ड बाय रिवर बैंक कोलैप्सेस और इम्पैक्ट ऑफ सेडिमेंट वेव्स ऑन वाटर लेवल्स। तो लार्ज रिवर बेसिन्स में क्या होता है कि वाटर मूव्स फास्टर देन सेडिमेंट, मेकिंग फ्लड बिहेवियर हार्ड टू प्रेडिक्ट। तो बिगर पिक्चर क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज और रिस्क मैनेजमेंट, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ज़रूरी है, बट जो टेस्टा 3 की रीबिल्डिंग है ना वो रिस्क इंक्रीज कर सकती है। तो न्यू डिज़ाइन होल्ड्स इट मे रिड्यूस डैमेज फ्रॉम अ सिमिलर फ्लड। फिर स्ट्रॉन्गर और डिफरेंट फ्लड अगर अकर करता है तो डैमेज कुड बी इवन मोर वर्स। तो मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू मोर फेलियर पॉइंट्स। देन सोशल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, तो क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि मीन्स दैट कि जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हैं वो अकेले डिजास्टर्स प्रिवेंट नहीं कर सकते। ब्रेनस्टॉर्म
Stone JR, a climate expert, argues कि we cannot engineer our way of climate change. Retreat is inevitable. तो कोई भी एरिया को प्रोटेक्ट करना क्लाइमेट रिस्क से मीन्स इधर रिड्यूसिंग द एरिया और इंक्रीजिंग द कॉस्ट। तो गवर्नमेंट का फोकस ये होना चाहिए कि वो लोकल कम्युनिटीज़ को डिज़ास्टर से प्रोटेक्ट करें, सोशल और इकोनॉमिक रेजिलियंस इंश्योर करें जो भी अफेक्टेड है। वीकनेस ऑफ कमर्शियली वाइबल आर्ग्यूमेंट, सेइंग दैट टेस्ला 3 वाज कमर्शियली वाइबल बिफोर द डिजास्टर, वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है उसको रीबिल्ड करने के लिए। डिसीजन जो भी है वो फोकस होना चाहिए कि कैसे पीपल, प्रॉपर्टी और लाइवलीहुड को जो रिस्क हैं वो मिनिमाइज कर सकें, फ्यूचर के डिजास्टर्स के लिए रिजिलियंस मैक्सिमम कर सकें, और इंक्लूडिंग ऑल रिस्क मैनेजमेंट कॉस्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग टू अवॉइड एक्सटर्नलाइजिंग रिस्क। तो कंक्लूजन यही है कि अगर हमें टेस्टा 3 डैम को रीबिल्ड करना है, उसको करते वक्त हमें क्लाइमेट रिस्क और डिजास्टर हिस्ट्री को इग्नोर नहीं करना, प्रॉपर रिस्क फ्रेमवर्क से ये रीबिल्ड होना चाहिए अगर हो रहा है तो। China's weaponization of e-supply chains and impact on India. China's restrictions on Foxconn employees and exports. तो चाइना ने क्या किया, उसने अपने सिटीजन्स जो भी फॉक्सकॉन में काम कर रहे थे उनको भी ट्रैवल करने से प्रिवेंट किया है, और जो काम ऑलरेडी कर रहे थे उन्हें वापस बुलाने की बातें हुई हैं। तो उसने रिस्ट्रिक्ट किया है एक्सपोर्ट अपने क्रिटिकल स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट का, जहाँ पर उसने वो मोनोपोली होल्ड करता है। और फॉक्सकॉन ने ताइवानीज वर्कर्स बुलाए, बट जो रियल चैलेंज था कि स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की शॉर्टेज थी। जियोपॉलिटिकल कंपटीशन एंड चाइना स्ट्रैटेजी, तो चाइना अपनी जीरो सम टैक्टिक्स को यूज करके नॉलेज कर्ब कर रहा है, ट्रांसफर फ्रॉम चाइनीज टेक्नीशियंस टू इंडियन वर्कर्स। और चाइना का एम है हमें रिमाइंड कराना कि ग्लोबल कॉरपोरेशंस को कि अब उसकी सप्लाई चेन में डोमिनेंस कितनी ज़्यादा है। इंडियाज राइज इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, तो इंडिया जो है वो की बेनिफिशरी है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का। एप्पल फॉक्सकॉन की जो इन्वेस्टमेंट है तमिलनाडु और कर्नाटका में, वो काफ़ी क्रूशियल रही है इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो अब एप्पल है उसने $14 बिलियन वर्थ आईफोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए हैं। देन गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर मेक इन इंडिया एंड पीएलआई स्कीम, तो पीएलआई स्कीम को भी हमने काफ़ी एक्सपैंड किया है। 8,885 करोड़ जो हैं वो इस साल करे गए हैं एलोकेट। फिर कस्टम ड्यूटीज भी मोबाइल कंपोनेंट्स और लिथियम आयन बैटरी मशीनरी से हटाई गई है टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। देन इंडियाज डिपेंडेंस ऑन चाइना एंड इकोनॉमिक रियलिटीज, तो इंडिया अभी भी चाइना पे डिपेंड कर रहा है कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिससे कि वो एक अपर हैंड ले पा रहे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। देन दिस इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस प्लेड अ रोल इन रीसेंट इंडिया चाइना नेगोशिएशंस। Long term strategy for India, the negotiations with China, India could involve Apple and Foxconn to ease restrictions. फिर strengthen कर सकते हैं हम अपनी domestic manufacturing, invest in ancillary industries for component production, scale up technological clusters through the national manufacturing mission, फिर skill development और on-site worker की training to reduce dependence on foreign expertise, देन इनकरेज प्राइवेट कैपिटल ताकि हम एक रॉबस्ट नेटवर्क बना सकें मैन्युफैक्चरिंग का। द बिग पिक्चर, तो इंडिया नीड्स टू फ्यूचर प्रूफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी टू चाइना सप्लाई चेन डिसरप्शंस। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्रिटिकल है फॉर इंडियाज इकोनॉमिक एम्बिशंस एंड अर्जेंट एक्शन इज नीडेड टू सस्टेन द ग्रोथ।